चैप्टर नंबर 17 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 17 का सेकंड टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स हम स्टडी कर रहे थे, जिसका कुछ पार्ट हम कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्मेशन मटेरियल्स। यानी जब भी कोई मटेरियल जो है वो डिफॉर्म होता है, उसकी शेप चेंज होती है, उसके ऊपर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। तो दैट मीन्स कि आपने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, उस फोर्स ने कुछ वर्क किया उस मटेरियल के ऊपर, और वो वर्क जो है एनर्जी की फॉर्म में इस मटेरियल के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी को आज हम स्टडी करेंगे। कंसिडर अ वायर सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड। आपने एक वायर कंसिडर करनी है जो कि एक एंड से सस्पेंडेड है किसी भी सपोर्ट के साथ। द वायर इज स्ट्रेच्ड बाय पुटिंग स्लॉटेड वेट्स इन द हैंगर विच इज टाइड एट द अदर एंड। अब जो वायर है उसके दूसरे एंड के ऊपर आपने कुछ वेट्स जो हैं वो हैंग किए हुए हैं। द स्ट्रेचिंग फोर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द वेट इन द हैंगर। दूसरे एंड के ऊपर हैंगर लगा के आपने वेट उसके अंदर जो है वो लटका दिया वायर के साथ। अब जो वायर है उसके अंदर कुछ वायर जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी, और वायर की जो स्ट्रेचिंग है वो अगर आपने इंक्रीज करनी है तो आप क्या करेंगे, हैंगर के अंदर वेट जो है वो बढ़ा देंगे। बाय मेजरिंग द इंक्रीज एल इन लेंथ अगेंस्ट द स्ट्रेचिंग फोर्स एफ, अ ग्राफ कैन बी ड्रॉन बिटवीन एफ एंड एल। अब फोर्स जो है वो बढ़ाने से वायर की जो स्ट्रेचिंग है या उसकी एक्सटेंशन लेंथ है उसके अंदर कितना इंक्रीज हुआ, ये भी हम साथ साथ नोट करते जाएंगे। और फिर उस फोर्स और स्ट्रेच लेंथ यानी एक्सटेंशन के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। व्हेन द इलास्टिक लिमिट इज नॉट क्रॉस्ड देन द ग्राफ शोज अ स्ट्रेट लाइन बिहेवियर, दैट इज एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। तो स्टूडेंट्स, जब तक फोर्स जो है वो जब तक जो है मटेरियल अपनी इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा, उस वक्त तक फोर्स और जो है स्ट्रेचिंग लेंथ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो ये सारा जो बिहेवियर है ग्राफ के थ्रू हम देखते हैं। ये है जी हमारा ग्राफ। एक्स एक्सिस पे आपने लिया एक्सटेंशन और वाई एक्सिस पे आपने लेनी है अप्लाइड फोर्स। इस अप्लाइड फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में जब आपने ग्राफ प्लॉट किया तो यहाँ से जो यहाँ तक का पोर्शन है यह है इसकी इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर फोर्स जो है वो एक्सटेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब इलास्टिक लिमिट जो है वो क्रॉस कर जाएगी तो उसके बाद मटेरियल जो है वो स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनैलिटी को बरकरार नहीं रख पाएगा, और इसकी जो लाइन है आप देख रहे हैं आगे जाके यूँ कर्व हो जाएगी, यानी अब एक दूसरे के प्रोपोर्शनल नहीं रहेंगे एक्सटेंशन और फोर्स जो है। तो अगर अब आप देख रहे हैं कि अगर एक फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती, मतलब वेरिएबल होती है, जैसे जैसे आपकी जो वायर है उसके अंदर जो हैंगर लगाया हुआ है उसके दूसरे एंड पे, उसके अंदर आप वेट बढ़ाते जा रहे हैं, इसका मतलब है आपने जो फोर्स अप्लाई की वो आप बढ़ाते जा रहे हैं, तभी तो एक्सटेंशन बढ़ रही है। तो जो कांस्टेंट फोर्स है उसके लिए जो वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला तो हमें पता है कि फोर्स के थ्रू वर्क डन किस तरह कैलकुलेट करना है, लेकिन तब जब कांस्टेंट हो, अगर फोर्स जो है वो वेरिएबल हो जाए उस केस में हमने क्या करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने अपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर फोर्स वर्क एंड एनर्जी में एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा कि जो भी कोई बॉडी है अगर हम उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं और फिर वो वापस आती है, अब जो बॉडी है ऊपर की तरफ जा रही है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। इसका मतलब है अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट नहीं रही। तो अप्लाइड फोर्स जब कांस्टेंट नहीं रहेगी तो उस केस में जब फोर्स वेरिएबल होगी तो वर्क कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि उस के जो पाथ को था हमने डिवाइड किया था स्मॉल पीसीज में। तो उसके पाथ को जब आपने स्मॉल पीसीज में डिवाइड कर दिया तो आपने हर पीस के अक्रॉस जो था उसका वर्क डन कैलकुलेट किया और सारे वर्क डन को आपने एंड पे ऐड कर दिया। इस तरह टोटल वर्क डन जो था आपने फाइंड आउट कर लिया। तो वही वाला तरीका जो है हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं रहती तो हम क्या करते हैं, इसको पैचेस में डिवाइड करते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक पैच आपने बना लिया, फिर नेक्स्ट पैच आपने यहाँ तक बना लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक आप एक जनरल कहते हैं कि जी इस फोर्स को अप्लाई करने से इतनी एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी। अब यहाँ से यहाँ जहाँ तक इलास्टिक लिमिट है वहाँ तक आप कहते हैं जी फोर्स रही कांस्टेंट। उस फोर्स को आपने दिया F1 का नाम, और उस वक्त जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई वो हुई L1। अब जो दूसरा पैच है वो यहाँ से यहाँ तक आप ले लें, इसको कहें F2 है और एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई L2। इसी तरह अगर ग्राफ की इससे ज़्यादा आगे भी हो तो आप क्या कर सकते हैं, फोर्स को डिवाइड कर सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है, इन सारी पार्ट्स के क्रॉस जो है वर्क कैलकुलेट करके एंड पे टोटल वर्क को ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है इसके अकॉर्डिंग
ये मैंने थोड़ा सा साइड पे भी लिखा है, अगर आप इसको भी देख लें। ये है जी वायर, अगर आपने एक वायर ली हुई है, इसको आपने यहाँ सपोर्ट के साथ अटैच किया हुआ है, इसके दूसरे एंड पे एक हैंगर लगा के आपने इसके अंदर वेट रखे हुए हैं, तो ये वायर के अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो जाएगी। इस वायर के एक्सटेंशन को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे वेट्स की अमाउंट यानी बढ़ा देंगे। ठीक हो गया। और ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ भी मैंने आपको बना के दिखा दिया सेपरेटली वंस अगेन कि एक्स एक्सिस पे आपने लेनी है लेंथ और वाई एक्सिस पे आपने लेनी है फोर्स। ये लेंथ क्या है, ये एक्सटेंशन है जो वायर के अंदर प्रोड्यूस हुई। तो यहाँ से यहाँ तक मटेरियल रहा इलास्टिक लिमिट में, इसको आपने एक पैच कंसिडर किया। यहाँ से यहाँ तक मटेरियल जो है फिर इसकी इलास्टिसिटी जो है वो ख़त्म हो गई, तो ये इसका नेक्स्ट पैच, और यहाँ से आगे इसका प्लास्टिक बिहेवियर जो है वो स्टार्ट हो गया। तो अब स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट करना है यहाँ पे टोटल वर्क। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि हम रीड आउट करते हैं। Since the force stretches the wire, it means that some work is done by stretching force through an extension L. So the work is the product of force and the extension produced in the wire. Let's calculate the work done by the force at an extension L1 when the applied force is F1. The force F1 does not remains constant during this extension. ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। It varies from 0 to F1. In these conditions, the work is calculated by graphical method. For example, if we want to calculate the work a little while before the force F1 and let at that and time the force is F and the extension in the wire is delta x. यानी वो कह रहे हैं कि इस फोर्स F1 से थोड़ी देर पहले का अगर आप वर्क कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त फोर्स होगी F और एक्सटेंशन होगी डेल्टा एक्स। द वर्क डन विल बी F डेल्टा एक्स, यानी वर्क डन W होता है F डॉट डी। तो चूंकि यहाँ पे D जो है वो है डेल्टा एक्स, तो वर्क फिर आपके पास क्या होगा, F डेल्टा एक्स। एंड फ्रॉम द फिगर इट इज क्लियर दैट द वर्क डन इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड एरिया अंडर द कर्व। और स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर आपने इसके अक्रॉस अगर आपने इस पैच के अक्रॉस अगर आपने फाइंड आउट करना है वर्क, तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, आपने यूं करना है कि इस सारे एरिया को शेड कर दें और ये बन जाएगी एक ट्रायंगल। इस एरिया के अंदर अब आपने क्या करना है, वर्क कैलकुलेट करना है, जो कि वर्क होगा फोर्स F और एक्सटेंशन डेल्टा एक्स के लिए। तो आप लिखेंगे जी वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ डेल्टा OAB, या आप इसको ये पूरी ट्रायंगल भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके क्रॉस जब आपने इस ट्रायंगल के क्रॉस जब आपने स्टूडेंट्स वर्क जो है कैलकुलेट करना है, पहले अगर आपने करना था डेल्टा एक्स के लिए, अब हमने करना है L1 और फोर्स F1 के लिए, तो उसके लिए आप ये वाली ट्रायंगल कंसिडर करेंगे। ठीक हो गया जी। वर्क डन करना है आपने कैलकुलेट इस ट्रायंगल OAB के लिए, तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये होगी OA इस ट्रायंगल की बेस और ये होगी इसकी हाइट। तो जी बेस है L1 के इक्वल और हाइट है F1 के इक्वल, तो ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें आप। तो यहाँ पे आपने वर्क कैलकुलेट कर लिया, जो वेट आपने हैंग किए थे वायर को स्ट्रेच करने के लिए, उन वेट्स ने जो फोर्स अप्लाई की, उस फोर्स ने जो वर्क किया है इस पोर्शन के अंदर, उसकी वैल्यू आई है 1/2 L1 क्रॉस F1। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये जो वर्क हुआ है वायर के ऊपर इस फोर्स की वजह से, ये इस वायर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक हो गया। जैसे ही आप इन वेट्स को रिमूव करेंगे, वायर जो है अपनी पुरानी वाली हालत में वापस चली जाएगी। यानी उसकी अगर आपने एक स्प्रिंग हैंग किया होता इस वायर की जगह, तो आपने उसके साथ वेट लटकाए होते, आप वेट रिमूव करते, स्प्रिंग जो पहले स्ट्रेच हुआ था वेट्स की प्रेजेंस में, वो क्या हो जाना था, अनस्ट्रेच, यानी उसने वापस जो था सिकुड़ जाना था। दैट मीन्स कि उस स्प्रिंग के अंदर जो थी कुछ एनर्जी स्टोर हुई थी, जैसे ही आपने वेट्स को रिमूव किया वो उस एनर्जी को यूज करके अपनी प्रीवियस कंडीशन में वापस चला गया, यानी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चला गया। तो दैट मीन्स कि जो वर्क आपने वायर के ऊपर किया है वो वर्क वायर के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू स्ट्रेचिंग। तो जी स्ट्रेचिंग की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये वर्क जो है वो वायर के अंदर स्टोर हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी बताया है कि ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जीज जाउल्स। तो आपको ये बात पता है कि एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल होता है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आपने इस जो एनर्जी या वर्क आपने कैलकुलेट किया, इसको इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है।
ये इसी तरह बिल्कुल बुक पे हुआ है, इसके स्टेप्स को मैंने ओपन करके ज़रा मोर डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये है जी आपका इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। द सेम एक्सप्रेशन कैन बी कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेट ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर एंड एल बी इट्स टोटल लेंथ। अब जो आपने वायर यूज़ की है आपने कंसिडर करना है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए और उसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, एल है, और L1 जो है उसके अंदर एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुई थी। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है स्टूडेंट्स आपको पता है ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशो को बोलते हैं आप। और अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब इसको अगर आपने मैथमेटिकली लिखना है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आप लिखेंगे कैपिटल ई। स्ट्रेस होती है जी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो स्टूडेंट्स फोर्स है आपके पास F1 और एरिया वायर का ए ले लिया आपने, ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेन है जी आपने ली हुई L1 ओवर कैपिटल L। L1 जो थी एक्सटेंशन थी वायर के अंदर और L जो है ये ओरिजिनल लेंथ है, तो स्ट्रेन का ये बन गया। दोनों वैल्यूज जब आपने पुट की इनको नेक्स्ट स्टेप में एडजस्ट करें तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई जो है आपके पास हो जाएगा F1 इंटू एल ओवर L1 O इंटू ए। यहाँ से अब आपने फोर्स की वैल्यू निकालनी है ताकि आप वर्क की वैल्यू में पुट करें। अच्छा जी, फोर्स F1 इज इक्वल टू आ गई, यहाँ से आपके पास ये E A इधर चला गया तो EA, L1 भी इधर चला गया L1, और ये वाला L इधर नीचे आ जाएगा तो ये डिवाइडर के नीचे आ गया। तो फोर्स की वैल्यू आपने निकाल ली F1 इज इक्वल टू EA क्रॉस L1 ओवर कैपिटल L। अब ये वाली जो वैल्यू है वर्क की वैल्यू में आपने पुट करनी है, और वर्क की वैल्यू जो है कोई ये नंबर 1 में आपने निकाली हुई है 1/2 L1 क्रॉस F1। अब यहाँ पे आपने F1 की वैल्यू पुट करनी है। जब आपने यहाँ पे F1 की वैल्यू पुट की इन इक्वेशन नंबर 1 तो W इज इक्वल टू 1/2 L1 क्रॉस EA क्रॉस L1 ओवर कैपिटल L। तो स्टूडेंट्स 1/2 इस L को इस L के साथ मल्टीप्लाई करें L1 स्क्वायर, 1/2 EA इंटू L1 का स्क्वायर ओवर कैपिटल L। तो ये आ गया है जी आपके पास वर्क का फॉर्मूला। जब आपने वायर को स्ट्रेच किया तो इस फोर्स ने कितना वर्क किया उसका इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड लेंथ ये फॉर्मूला निकाला था आपने, और इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड एरिया आपने ये फॉर्मूला निकाल लिया है जिसकी वैल्यू है 1/2 EA क्रॉस L1 स्क्वायर ओवर कैपिटल L। ये फाइनल फार्मूला है। अब आप बाय यूजिंग एरिया मेथड वाला भी आप थोड़ा सा पढ़ लें कि अगर आपने इस के अंदर आपने एरिया मेथड होता है कि ये अगर आपने इसके क्रॉस लेना है ना, हमने क्या किया बाय यूजिंग ट्रायंगल, मतलब अगर इस ट्रायंगल के क्रॉस आपने वर्क कैलकुलेट करना है तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया 1/2 बेस इनटू हाइट। अगर आपने इसको पूरी रेक्टेंगल कंसिडर करना है और एरिया मेथड से इसके अंडर जो वर्क हुआ वो कैलकुलेट करना है तो आपने क्या करना था, इसकी बेस को मल्टीप्लाई कर देना था इसी की, यानी लेंथ इनटू विड्थ करके आपने इसका एरिया निकाल लेना था, और वही एरिया किसके इक्वल होना था, वर्क डन के इक्वल। उसकी अपनी एक अपनी सिग्निफिकेंस है, वो एक अनदर मेथड है यानी वर्क कैलकुलेट करने के लिए। तो एरिया मेथड को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है आपके बुक में। द एरिया मेथड इज क्वाइट जनरल एंड इज यूज्ड टू कैलकुलेट द वर्क अंडर एनी काइंड ऑफ एरिया इवन इन प्लास्टिक रीजन। यानी अब अगर आपने एरिया मेथड यूज करना है तो आप किसी प्लास्टिक रीजन, उसके लिए जरूरी नहीं कि इलास्टिक लिमिट ही हो। यहाँ तो हमने इलास्टिक लिमिट के अंदर वो ट्रायंगल वाला फॉर्मूला यूज किया। अगर आपने एरिया वाला मेथड यूज करना है तो वो किसी भी रीजन के ऊपर अप्लाई हो सकता है, यानी वो एक मोर जनरल मेथड है, वो आप किसी भी टाइप की रीजन में यूज कर सकते हैं, इलास्टिक रीजन हो या प्लास्टिक रीजन हो। For example, if the extension is increased from L1 to L2, the amount of work done can be calculated by the area under the trapezium A, B, C, D. अब कह रहे हैं कि अगर आपने इस एरिया के बजाय इधर से इधर यानी लेंथ L2 एक्सटेंशन के लिए आपने वर्क कैलकुलेट करना है तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ ये एक बन जाती है ट्रापेजियम जिसका नाम होगा A, B, C, D। सॉरी, इस वाले पोर्शन को आप एक्सक्लूड कर दें, आपने A, B, C, D इस ट्राइपेजियम के लिए अगर आपने वर्क कैलकुलेट करना है तो आप एरिया मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, इट इज वैलिड फॉर द प्लास्टिक रीजन ऑल्सो इफ द एक्सटेंशन अकर्स फ्रॉम OG टू G द वर्क विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ OHG। अब जी कह रहे हैं कि प्लास्टिक रीजन के लिए भी एरिया मेथड जो है वो वैलिड है, तो OHG
इस पूरी कर्व के लिए भी आप एरिया मेथड अप्लाई करके जो है वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोनों मेथड यूजफुल है। इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते रहते हमने क्या किया है, वर्क कैलकुलेट किया है बाय यूजिंग दी फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल को यूज करके हमने निकाला। अगर आपने एरिया ऑफ ट्रापेजियम को यूज करके निकालना है वर्क, तो वो मेथड जो है वो भी यूजफुल होगा, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्मेशन मटेरियल, जिसको मैं स्टार्ट में ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी कोई मटेरियल डिफॉर्म होता है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर आप कोई फोर्स अप्लाई करते हैं। वो फोर्स जो है उस मटेरियल के ऊपर कुछ वर्क करेगी और वो वर्क जो है मटेरियल के अंदर एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और आपने एनर्जी की डेफिनेशन भी पढ़ ली कि किस फॉर्म में होगा, मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, क्योंकि आपने वायर को स्ट्रेच किया है। तो वो जो वर्क है उसके अंदर स्टोर होगा, एनर्जी बन जाएगा। जैसे ही आप वेट रिमूव करेंगे, वायर जो है उस एनर्जी को यूज करते हुए अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली जाएगी। और उस वर्क डन का जो फॉर्मूला है आपने कैलकुलेट किया, वर्क डन था आपके पास W = 1/2 L1 क्रॉस F1, और इस F1 को इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपने निकाल के ये जो है वर्क डन इन टर्म्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट किया है, जिसका फॉर्मूला आपके पास है 1/2 EA क्रॉस L1/2/L। यहाँ E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, A है एरिया ऑफ द वायर, L ओरिजिनल लेंथ है और L1 जो है ये एक्सटेंशन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।